फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट टॉपिक्स। आज के वीडियो में हम एक शॉर्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल डिवोल्यूशन के रिलेटेड, जिसमें थोड़ी सी इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो इसके रिलेटेड रहेंगे, कुछ कंसेप्ट समझ लेंगे एक शॉर्ट लेक्चर में। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन रिलेटेबल इसलिए क्योंकि ये न्यूज़ में आया था, लास्ट 1 मंथ से कंटिन्यूस आ रहा है। कुछ साउथ ऑफ इंडिया जो रीजन है, यहाँ पे कुछ जो स्टेट्स है हमारे भारत के, उनकी एक कंप्लेंट, एक क्लेम आ चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि हमें एक फेयर शेयर नहीं मिल रहा है एज पर दिस प्रेजेंट स्कीम ऑफ फाइनेंशियल डेवोल्यूशन। Opposition ruled states, especially from south of India, have claimed that they have not been receiving their fair share as per the present scheme of financial devolution। हमारे पास आज प्रेजेंट स्कीम क्या है? 15th फाइनेंशियल कमीशन। ये अभी प्रेजेंट स्कीम चल रही है, 2026 तक चलेगी, 5 ईयर का टर्म रहता है इनका। एक मार्च भी स्टार्ट हुआ था लास्ट टाइम, चलो दिल्ली, #MyTax_MyRight। इसमें से ये स्टेटमेंट दे रहे कौन? सिद्धरामैया, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। द रिडक्शन इन आवर स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस फ्रॉम 4.71% in 14th फाइनेंशियल कमीशन टू 3.64% in 15th फाइनेंशियल कमीशन has led to a staggering loss of approximately rupees 62,098 crore to Karnataka over 5 years। एक स्टेट इशू इनका उभर के आया है और इस पे प्रेजेंट स्कीम पे क्लेम कर रहे हैं, जो कि 15th फाइनेंशियल कमीशन है, इनमें रिडक्शन हुआ है फ्रॉम 14th to 15th। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फाइनेंशियल डेवोल्यूशन समझेंगे, क्या होता है ये टॉपिक हम थोड़ा समझेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन से प्रोविजंस है इसके रिलेटेड, किसके रिलेटेड डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस इन इंडिया। तो फाइनेंस कमीशन क्या होता है, फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है, टैक्स डेवोल्यूशन के रिलेटेड भी हम समझ लेंगे। ये 5 टॉपिक्स है, रिलेटेबल है, तो ये पांचों के पांचों हम आज इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, डिवोल्यूशन वर्ड जो यहाँ पे है, ये डिवोल्यूशन वर्ड का मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज या पावर या रिसोर्सेज, पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और रिसोर्सेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब लोअर लेवल में लोअर टाइप ऑफ गवर्नेंस आ जाएगी, लोकल गवर्नेंस आ जाएगी, स्टेट गवर्नेंस आ जाएगी और यानी रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी। अब हायर लेवल यहाँ पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिसोर्सेज, पावर और एनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफर की जाती है लोअर लेवल तक, उसको डेवोल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे कौन सा डेवोल्यूशन है? फाइनेंशियल डेवोल्यूशन। अब फाइनेंशियल डेवोल्यूशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग पावर्स ओवर ऑन इट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हायर लेवल आ गई और स्टेट आ गया लोअर लेवल। तो फाइनेंशियल डेवोल्यूशन का यही मतलब है, ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स। एक फ्लो चार्ट, एक यहाँ पे एक चार्ट मैंने डाल दिया है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे हम। देखिए, स्टेट्स रेवेन्यू, फाइनेंस की बात आ गई, एक मनी पावर की बात आ गई, फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। तो स्टेट रेवेन्यूज कहां से आ रहे हैं? स्टेट से। तो किस किस एंगल में और किस किस टाइप पे आ रहे हैं? फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स में आ रहे, अदर ग्रांट्स या लोन्स के द्वारा आ रहे, स्कीम रिलेटेड ट्रांसफर आ रहे। यहाँ सेंट्रली स्कीम स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है या स्टेट के कुछ स्कीम्स होते हैं, उनके लिए एक फाइनेंस और फाइनेंशियल पावर्स की जरूरत होती है, रिसोर्सेज की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। वो चीज स्टेट रेवेन्यूज फ्रॉम सेंटर के द्वारा उस रेवेन्यू में शेयर दिया जाता है इन स्कीम्स को चलाने के लिए। डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स, इसको हम आगे वाले टाइम में थोड़ा सा समझ लेंगे, अभी इसको रहने दीजिए। तो ये एक फ्लो चार्ट, एक चार्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया, इसको एक कट शॉर्ट में समझने के लिए। तो जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के द्वारा, उन्होंने ये कहा था, इट इज हाई टाइम ऑफ सेंटर realizes that giving to states what rightfully belongs to them will not weaken the center. The state must coordinate with the union government, means सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहेगी कौन? स्टेट। इट मस्ट कोऑर्डिनेट एंड नॉट रिमेन सबसर्विएंट टू इट। इनका यही मतलब था कि स्टेट रेवेन्यूज में जितना भी ज्यादा परसेंटेज मिलेगा सेंटर के द्वारा, वो एक राइटफुली होता है और उसमें सेंटर या यूनियन या हमारा देश इंडिया वीक नहीं होगा उससे। सिंपल सी बात है, स्टेट अच्छा करेगा, कोई रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी करेगी तो देश को फायदा ही आएगा, देश उससे एनहेंस हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट डेफिनेशन।
हमने बात की फाइनेंशियल डेवोल्यूशन के रिलेटेड, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है वो भी हम समझ लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 12 में जो बताया गया वो बताया गया कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के रिलेटेड पार्ट 12 है। उसमें से चैप्टर 1 जो है फाइनेंस के रिलेटेड है, स्पेसिफिकली फाइनेंस के रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 264 से लेके 291 मींस 264, 265, 266 अप टू ऑल द आर्टिकल्स टिल 269 291 264 से लेके 291 तक जितने भी आर्टिकल्स है वो फाइनेंस के रिलेटेड है। आज के लेक्चर में हम आर्टिकल नंबर 270 एंड आर्टिकल नंबर 280 ही डिस्कस करेंगे, बाकी आर्टिकल्स डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स डेवोल्यूशन एंड फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड ये दो आर्टिकल्स अभी इंपॉर्टेंट है इस फाइनेंस डेवोल्यूशन इशू के रिलेटेड। तो आर्टिकल नंबर 270 क्या कह रहा है? टैक्सेस लेविएड मींस एलोकेटेड एंड इम्पोज्ड बाय द लीगल अथॉरिटी, जितने भी टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन का बता रहा है आर्टिकल 270 एंड टैक्स कलेक्शन एंड एलोकेशन एंड इम्पोज्ड की बात कर रहा है। तो शैल बी लेविएटेड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यूनियन एंड स्टेट्स के बीच, मींस यूनियन एंड स्टेट्स के बीच बट जाएगा वो जो भी कलेक्शन किया केंद्र सरकार ने। ये हमें इतना यहाँ तक समझ आ गया। कलेक्शन कौन करेगा? केंद्र सरकार मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किया जाएगा? यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में। किस मैनर में? वो जो क्लॉज 2 में बताया गया, थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। देखिए, ऑल द टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफर्ड इन द यूनियन लिस्ट में जितने भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफर की गई है उस सारी चीज को कलेक्ट किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यूनियन एंड स्टेट्स में। ये वाले टैक्सेस भी जो भी यूनियन लिस्ट में बताए गए। एनी सेस लेविएड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एनी सेस लेविएड मींस यहाँ पे एनी एडिशनल टैक्स जो लगाया गया होगा, इम्पोज किया गया होगा केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारत पे, उस चीज को भी कलेक्ट करेगा केंद्र सरकार मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद बांट दिया जाएगा यूनियंस एंड द स्टेट्स के बीच। ये हमारे यहाँ तक तो दो हमें समझ आ गया। उसके बाद एक्सेप्ट द ड्यूटीज एंड टैक्सेस रेफर्ड इन द आर्टिकल 268 एंड 269 ऑफ ए, ये जो दो आर्टिकल्स है उसमें जो भी ड्यूटीज रेफर की गई है और टैक्सेस रेफर किए उसका एक्सेप्शन है यहाँ पे, वो दो टैक्सेस और ड्यूटीज नहीं आएंगे वो दो आर्टिकल्स के। उसके बाद सरचार्ज ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफर टू इन आर्टिकल नंबर 271 में जो भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज उस पर जो सरचार्ज लगेगा वो भी कलेक्ट किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यूनियन एंड स्टेट्स में। द टैक्स कलेक्टेड बाय द यूनियन अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 246A, तो यहाँ पे भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्टेट्स के बीच। टैक्स लेविएड एंड कलेक्टेड बाय, यहाँ पे भी जो कलेक्ट किया यूनियन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, क्लॉज 2 में जो आर्टिकल नंबर 246A में जो बताया गया है, जो टैक्स लेविएड एंड कलेक्ट किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और आर्टिकल नंबर 269A में वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्टेट्स के बीच में। द अमाउंट अपॉर्चुन टू द यूनियन अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 269, इस चीज को भी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब किस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वो कलेक्शन जो है वो कहाँ नहीं जाएगा और कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे क्लॉज 2 में बताया गया है कि अब जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ, जितना भी परसेंटेज बन गया, उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। वो मींस वो वहां नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? वो स्टेट्स, राज्य मींस जो जितने भी स्टेट्स हैं उनको असाइन किया जाएगा और उनके बीच बांट दिया जाएगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग दो स्टेट्स। ये भी बताया गया है यहाँ पे। जो भी कलेक्शन होगा, इन सिंपल वर्ड्स, जितना भी कलेक्शन हो जाएगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा, वहां नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? स्टेट्स, राज्य, जितने भी स्टेट्स हैं वहां बांट दिया जाएगा, वहां डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनको असाइन किया जाएगा। और डिस्क्राइब्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द क्लॉज 3 मींस किस मैनर में उस चीज को प्रिस्क्राइब करेंगे, वो क्लॉज 3 में बताया गया कि जब तक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट ना किया गया हो प्रेसिडेंट के द्वारा, उसके बाद जो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी होगी प्रेसिडेंट को, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट ने कंसिडर किया होगा, ये दो चीजें जब तक ना हो तब तक प्रिस्क्राइब्ड एक्टिवेट नहीं होगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड आर्टिकल नंबर 280। ये फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड डायरेक्टली, इसकी हेडिंग टाइटल फाइनेंस कमीशन है। आर्टिकल नंबर 280 का हेडिंग और टाइटल क्या है? फाइनेंस कमीशन। कि फाइनेंस कमीशन कौन बनाएगा, किस तरह होना चाहिए, इनके फंक्शंस के लिए ऑर्डर्स क्या होने चाहिए, इनके पावर्स किस तरह होंगे, ये थोड़ा सा इसमें बताया गया है और डायरेक्ट किया गया पार्लियामेंट को और प्रेसिडेंट को। मींस कि प्रेसिडेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 50 ईयर, कि हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और उसमें एक चेयरमैन होना चाहिए और 4 अदर मेंबर्स होने चाहिए और जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। बट ये भी बताया गया कि पार्लियामेंट के पास पावर्स है कि वो उनकी क्वालिफिकेशंस, उनकी अपॉइंटमेंट और उनका मैनर किस तरीके में सिलेक्ट किया जाएगा, कि इनको चेयरमैन को और 4 अदर मेंबर्स को ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और ये भी बताया गया इसमें कि प्रेसिडेंट को जब लगे किसी भी समय कि ये नेसेसरी है तब भी वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है क्या? फाइनेंस कमीशन। और
फाइनेंस कमीशन की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो रिकमेंडेशंस दे प्रेसिडेंट को, क्या क्या चीजें रिकमेंड करे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाए बिटवीन द केंद्र एंड स्टेट्स, मीन राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट में किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहे, किस तरह बांट दिया जाएगा जो भी हमारा कलेक्शन नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स आएगा, जो भी कलेक्शन आ जाएगा, और प्रिंसिपल्स किस तरह रहेंगे। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से जो रेवेन्यूज हम निकाल देंगे स्टेट्स के लिए ग्रांट्स इन एड के द्वारा, ग्रांट्स इन एड की शक्ल में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कैसे निकालेंगे, वो स्टेट्स को किस तरह देंगे, उस चीज के प्रिंसिपल्स भी ये इनका काम है, किनका, फाइनेंस कमीशन का। और क्या है, देखिए जैसे हमारे स्टेट्स में पंचायत होते हैं किसी गांव में, या म्यूनिसिपैलिटीज होती है अर्बन एरियाज में, उनके पास भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, वो रिसोर्सेज उनको भी देनी पड़ेंगे ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये काम भी फाइनेंस कमीशन का है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। ये दो चीजें इनको कंसिडर करनी है, फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट को क्या क्या रिकमेंड कर रही है फाइनेंस कमीशन को, उसके बाद फाइनेंस कमीशन को फ्रेमवर्क बनाना है वो रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए, ये दोनों चीजें भी करनी है किसको, फाइनेंस कमीशन को। और ये भी बताया गया है कि कोई भी मैटर जो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया हो, कोई फाइनेंशियल मैटर हो इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, और वो कमीशन को रिकमेंड करेंगे, रेफर करेंगे किनको, कमीशन को, कौन, प्रेसिडेंट, उस चीज को भी वो फ्रेमवर्क में ले आएंगे। फोर्थ क्या बता रहे थे, कमीशन शेल डिटरमाइन देयर प्रोसीजर, किस तरह, तरीका क्या रहेगा कि वो चीजें बांटने के लिए, वो रिसोर्सेज जो फाइनेंस अब कलेक्शन हुआ, फाइनेंस कैसे हम बांट लेंगे। और फाइनेंस कमीशन के लिए होने चाहिए उस तरीके के पावर्स, शेल हैव सच पावर्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस एज पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर ऑन देम। फाइनेंस कमीशन इंडिया में किस तरह सेटअप किया जाता है, आर्टिकल 280 हमें इस चीज़ का पावर देता है इंडियन गवर्नमेंट को कि आप सेटअप कीजिए, कॉन्स्टिट्यूट कीजिए बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, जिसको फाइनेंस का काम रखा जाएगा, पूरे 5 साल तक फ्रेमवर्क दीजिए, किस तरह फंड्स एलोकेट डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे पूरे स्टेट में। एक सेटअप होता है जिसमें चेयरमैन रहते हैं, 4 मेंबर्स रहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इसको खाली फाइनेंस के रिलेटेड काम होता है, जो भी फाइनेंस रेवेन्यूज आ गए उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ये फ्रेमवर्क देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, स्कीम्स को किस तरह फंड्स एलोकेट करने, कितना फंड्स एलोकेट करना, कितना शेयर, कितना परसेंटेज स्टेट्स को देना पड़ेगा, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से ग्रांट्स इन एड स्टेट्स को किस तरह दी जाएगी, वो ये पूरा 5 साल के लिए बना लेते हैं। और हर 5 साल के बाद और एक नया फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट और रिकमेंड किया जाता है। अभी करंटली हमारे देश में इंडिया में 15th फाइनेंस कमीशन स्कीम चल रही है, जो कि 2017 नवंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ NK सिंह। फिर ये स्टार्ट हुआ था 2021 में, खत्म हो जाएगा 2025 बाय द एंड ऑफ 2025 ईयर। और 16th फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, वो अभी अंडर प्रोसेस है, अभी वो काम कर रहे हैं, बट कॉन्स्टिट्यूट किया गया बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, chaired by Dr. Arvind Panagaria, has been tasked with the making recommendation for the period of 2026 to 2031। थोड़ी सी हिस्ट्री हम जान लेंगे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड फाइनेंस कमीशन कब हुआ था, 1951 में। इसकी फंक्शंस ब्रॉडली एनश्राइंड इन आर्टिकल 280, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। थोड़ा सा हम समझेंगे इनका थॉरो प्रोसीजर क्या रहता है। हर 5 साल के बाद इनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है उनको रिकमेंड कर रहा है कि इनकी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगी इन फंड्स को। मगर इसमें एक्सक्लूड रहता है सेस, एडिशनल टैक्सेस और सर्च चार्जेस, तो ये चीज़ें रिकमेंड नहीं करते इस वाले में, किसमें, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। और फॉर्मूला प्रोवाइड कर रही है कि हॉरिजेंटल एलोकेशन ऑफ दीज फंड्स कैसे की जाएगी इंडिविजुअल स्टेट्स में, और स्टेट्स को ग्रांट्स इन एड कैसे दिया जाएगा आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं स्टेट्स पे। उसके बाद क्या होता है, ये कमीशन जो होता है ये उसके बाद डिसाइड करता है कि आउट ऑफ नेट डिविजिबल पूल हमें कितना परसेंटेज आउट देना है, कहाँ पे, सब नेशनल गवर्नमेंट्स पे, मीन स्टेट गवर्नमेंट्स या यूटी गवर्नेंस में किस तरह हमें कितना परसेंटेज आउट ऑफ नेट डिविजिबल पूल देना है, और लीव्स द बैलेंस टू द, बाकी जो भी बैलेंस रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तक रहेगा। फिजिकल फेडरलिज्म को समझेंगे हम यहाँ पे। ये फिजिकल फेडरलिज्म टर्म कॉइन की गई थी जर्मन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रिचर्ड मस्ग्रेव इन 1999 में। इन्होंने फिजिकल फेडरलिज्म को डिफाइन किया था। फिजिकल फेडरलिज्म इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग विच फंक्शंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर बेस्ट सेंट्रलाइज्ड, और कौन सी ऐसी चीजें हो, ऐसे फंक्शंस है जिनको डिसेंट्रलाइज्ड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में रखा जाएगा। तो फिजिकल फेडरलिज्म में 2 वर्ड्स, एक तो फिजिकल है एंड फेडरलिज्म। फिजिकल क्या होता है,
गवर्नमेंट और पब्लिक मनी स्पेशली टैक्स, सरकार या आम आदमी का पैसा जो टैक्स के फॉर्म में हो उसको फिजिकल के रिलेटेड रखा गया है। और फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रहता है जिसमें पावर डिवाइड किया गया होता है, सेंट्रल अथॉरिटी और अन्य प्रकार के जो छोटे छोटे लोकल और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस रहती है, तो उनमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम डिवाइडेड रहता है उसको फेडरलिज्म कहता है, उस सरकार के स्ट्रक्चर को फेडरलिज्म कहते हैं। हम अपने देश की बात लेंगे, हमारे इंडिया में सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है या इंडियन गवर्नमेंट कहा जाता है। तो ये पार्लियामेंट यहाँ पे इनके पास होता है और बाकी जो स्टेट्स रहती है वो इंडिपेंडेंट इलेक्टेड अपने चीफ मिनिस्टर, अपने स्टेट लेजिस्लेचर में मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं अपने राज्य में। ऐसे यूटीज होती है जो नॉन इलेक्टेड रहती है, जिनमें नॉन लेजिस्लेटिव यूटीज रहती है, वो डायरेक्ट कंट्रोल रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। और कुछ ऐसी यूटीज है जहाँ पे इलेक्टेड लेजिस्लेटिव है बट यूटी है, तो वहाँ पे भी अपना वो सीएम चुनते हैं, इलेक्ट करते। तो यहाँ के स्टेट में इनके पावर्स इस पे अप्लाई नहीं होंगे और इनके पावर्स इस पे अप्लाई नहीं होंगे, और हर किसी स्टेट के जो पावर्स है वो पूरे देश पे अप्लाई नहीं होंगे, पूरे जो यहाँ पे कानून बनेगा वो पूरे देश पे अप्लाई नहीं बनेगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को गवर्न करेगी। तो इनका ये इस टाइप का फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो ये भी फेडरलिज्म में आता है। तो हमारे इंडिया में क्या है, एक न्यू फेडरलिज्म है जिसको होल्डिंग टुगेदर भी कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब फिजिकल फेडरलिज्म की बात आ गई, हमारे देश में फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फाइनेंशियल पावर्स को कहाँ पे सेंट्रलाइज्ड रखा गया, कहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड रखा गया। और फिजिकल फेडरलिज्म में ये भी आता है कि कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह किया जाएगा, ये भी एक फिजिकल फेडरलिज्म ऑफ इंडिया दर्शाता है। उसमें जैसे हमारे यहाँ एनुअल बजटरी होती है वो जो पार्लियामेंट से पास होती है, इट मस्ट पास थ्रू पार्लियामेंट। ऐसे स्टेट्स में अपना बजट होता है एनुअली, वो भी स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो जाता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एलोकेट करती है फाइनेंशियल रेवेन्यूज, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट पास करती है, फिर वो रेवेन्यूज को अपने स्टेट में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी एक फेडरल स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इस चीज़ को फेडरल या फिजिकल फेडरलिज्म ऑफ इंडिया कहते हैं। Now we will understand tax devolution. टैक्स डिवोल्यूशन, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन हमने समझ लिया, पूरे फाइनेंस के रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली टैक्स के रिलेटेड है। इसकी डेफिनेशन क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने बताया एक ये स्पेसिफिकली टैक्स के रिलेटेड है। टैक्स रेवेन्यूज को डिवोल्यूशन कैसे करें बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, उसको टैक्स डिवोल्यूशन कहते हैं। किसको, टैक्स रेवेन्यूज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है to allocate the proceeds of certain taxes among the union and the states, right, in a fair and equitable manner. अब आर्टिकल 280 क्लॉज 3 ऑफ ए क्या कह रहा है कि ये फाइनेंस कमीशन को मैंडेट कर रहा है क्या, ये चीज टैक्स डिवोल्यूशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिकमेंडेशंस करे कि डिवीजन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस, इस चीज को डिवाइड कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, जो कि ये यहाँ पे बता रहा है। ये आर्टिकल 283A में इस चीज का पावर दिया गया है कि ये फाइनेंस कमीशन को मैंडेट कर रहा है कि ये टैक्स डिवोल्यूशन कीजिए, ठीक है। और किनके बीच में, यूनियन एंड स्टेट्स को, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्स, देखो स्पेसिफिकली टैक्सेस बताया गया। इसमें हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है और वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस करेंगे बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, उसको वर्टिकल डिवोल्यूशन में रखा जाता है। और एमंग स्टेट्स जो रखा जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन एमंग स्टेट्स आ जाएगा, उसको हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में रखा जाएगा। ये एक शॉर्टकट, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरस्टैंडिंग है टैक्स डिवोल्यूशन के। फ्रेंड्स, बिफोर टेकिंग द लीव, I have a small request: subscribe the channel, share with students, with your student groups, with your friends, suggest any topics for further explanation, and subscribe straight top this channel. All the best for your future exams. Take good care of yourself. Thank you viewers, thank you students.